अपने इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट्स और पॉइंटर्स की बात करेंगे। अभी तक हम ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल ऑर्डिनरी वेरिएबल्स की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। जैसे हम उनको डिक्लेयर करते हैं, जैसे उनका स्कोप आता है वो उनकी लाइफ बिगिन होती है, और जैसे उनका स्कोप ख़त्म होता है उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। और ये सारा काम स्टैक के ऊपर हो रहा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स को डायनामिकली भी क्रिएट कर सकते हैं। और डायनामिक से मुराद हमारा ये है कि हम उनको हीप के ऊपर एलोकेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम एक क्लास को डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो हमें प्रिंट करेगा जैसे ही ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा, और फिर एक डिस्ट्रक्टर है जो कि इसके स्कोप ख़त्म होने पे खुद ब खुद जब डिस्ट्रॉय होगा ऑब्जेक्ट तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और साथ ही मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ नहीं है, वो ये है कि हम अब एक क्लास का पॉइंटर ले रहे हैं, यानी जो भी हमने अपनी डेटा टाइप बनाई है क्लास, इसका एक पॉइंटर ले रहे हैं। और इस पॉइंटर के अंदर हम न्यू ऑपरेटर की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आप इन प्रिंसेस को अगर आप रिमूव कर दें तो तब भी ये कोड चलेगा। तो आपने एक क्लास हीप के ऊपर आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट लिया जो कि डायनामिक था, उसका एड्रेस लेके ptr पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया, और ये करने के बाद आपने इसको डिलीट किया और एट द एंड आपने इसको रिटर्न 0 कर दिया। जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो इस लाइन के ऊपर जैसे ही ऑब्जेक्ट हीप के ऊपर क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जिसके बाद मैसेज आएगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड का। और इसी तरह जब आप डिलीट कर देंगे इस पॉइंटर को तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का। अब ये बात याद रहे कि आप चूँकि ख़ुद इस मेमोरी को हीप पे एलोकेट करवा रहे हैं तो आपने इसको डिलीट भी खुद ही करना है, अदरवाइज़ ये मेमोरी इसी तरह से एलोकेट हुई रहेगी। अब यही बात इस स्लाइड के अंदर भी बताई। हम आप न्यू ऑपरेटर के साथ या न्यू कीवर्ड के साथ आप मेमोरी नहीं लेंगे, आप डिलीट के कीवर्ड के साथ उसको डिस्ट्रॉय भी लाजमी करेंगे। और ये खुद ब खुद डिलीशन नहीं होगी, आपको ये खुद एक्सप्लिसिटली करनी पड़ेगी। जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की हम बात कर रहे थे और साथ हम बार बार स्टैक का जिक्र कर रहे थे, तो जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं वो स्टैक के ऊपर एलोकेट होते हैं। और स्टैक जो है उसका स्कोप जैसे ही कोई एक फंक्शन कॉल होता है तो उस स्टैक का स्कोप स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही उसका स्कोप ख़त्म होता है साथ ही स्टैक भी ख़त्म हो जाता है। और स्टैक का साइज़ बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे आप उसके ऊपर नई अरेज जो हैं वो एलोकेट करना शुरू कर दें या ढेर सारे वेरिएबल्स एलोकेट करना शुरू कर दें, तो अरेज के साथ तो स्टैक का साइज़ बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप इनको ख़त्म करते चले जाएंगे या इनका स्कोप ख़त्म होगा तो तब ये स्टैक श्रिंक करता चला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कोई कंट्रोल नहीं होगा। आप स्टैक कैसे काम कर रहा है, वो किस मेमोरी की किस लोकेशन पे शुरू ख़त्म हो रहा है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर एलोकेट हो रहे हैं, इस पे आपका कोई इख्तियार नहीं है। इसके मुकाबले में अगर आप ऑन डिमांड मेमोरी के ऊपर कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, यानी आप न्यू ऑपरेटर के साथ कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो वो हीप के ऊपर एलोकेट होगी। इस एरिया के ऊपर आपको फुल कंट्रोल होगा। आप चाहें तो मेमोरी रिज़र्व करवा लें, चाहें तो उसको डिलीट करवा दें। अब ये सब चीज़ें आपकी मलकियत हैं। तो जब आपको ये सब कुछ आपके हवाले है तो फिर आपने इनको डी एलोकेट भी खुद करवाना है। तो इस सारे प्रोसीजर के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टैक के ऊपर खुद ब खुद चीज़ें रखी जाएंगी और उधर से ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हीप के ऊपर आपको खुद रखनी भी पड़ेंगी और वहाँ से खुद डिलीट भी करनी पड़ेंगी। तो अब आप जब स्टैक के ऊपर कोई चीज़ क्रिएट कर रहे थे तो जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे थे उसको आप डॉट ऑपरेटर लगा के उसके इनसाइड डेटा मेंबर्स और उसके मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर रहे थे। जब आपने हीप के ऊपर मेमोरी क्रिएट कर ली, अब आप डॉट का ऑपरेटर नहीं लगा सकते। अब आपको एक स्पेशल ऑपरेटर यानी जो एरो ऑपरेटर है, यानी हाइफन और ग्रेटर देन का सिंबल, इन दोनों को मिला के आप टाइप करेंगे तो ये एरो ऑपरेटर बन जाएगा। अब आप इस एरो ऑपरेटर की मदद से अब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करेंगे, और ये सारा काम आप पॉइंटर्स के थ्रू कर रहे होंगे। अब जब आपने कोई पॉइंटर लेके और उसके अंदर न्यू ऑपरेटर की मदद से मेमोरी को रिजर्व करवाया है, तो अब आपने जब उसकी इनसाइड किसी चीज़ को एक्सेस करना है, फ़र्ज़ कर लें जो सी है ये इसका इनसाइड कंटेंट है, ये डेटा मेंबर भी हो सकता है, ये मेंबर फंक्शन भी हो सकता है। अब आपने अगर पॉइंटर के थ्रू इसको एक्सेस करना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप पॉइंटर को पहले डी रेफरेंस करें स्टार ऑपरेटर लगा के, और फिर इसके पेरेंथीज लगाएं कि पहले ये वाला काम हो और उसके बाद डॉट ऑपरेटर के साथ डी रेफरेंसिंग हो। या आप सिंपल पॉइंटर और आगे ये एरो ऑपरेटर डाल के उसके इनसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एरो ऑपरेटर पॉइंटर वैलिड है, इसके अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं है।
अगर आप स्टार ऑपरेटर लगा के डीरेफरेंसिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पेरेंथेसिस लगानी पड़ेंगी। अब यही चीज़ दोबारा से इस एग्जांपल के अंदर बताई गई है कि आपने एक वैल्यू, एक आपका डेटा मेंबर है वैल्यू के नाम से, इसको आप एक पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने डायनामिक मेमोरी ली है और डायनामिक मेमोरी के ऊपर कोई नाम नहीं होता बल्कि एड्रेस होता है। तो जब आपने एड्रेस से इसके इनसाइड किसी चीज़ के अंदर जाना है तो फिर आप ये एरो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसको PTR एरो ऑपरेटर वैल्यू करेंगे और इसको 0 साइन कर दें, या आप PTR को पहले डी रेफरेंस करें, पेरेंथेसिस लगाएं और डॉट ऑपरेटर के साथ इसको कॉल कर लें, सॉरी इसके अंदर वैल्यू साइन करवा लें। अब आप अगली एग्जांपल को देखें। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और एक डेटा मेंबर मौजूद है और ये सब कुछ पब्लिक में है, यानी हम इनको क्लास से आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं। जब हम मेन के अंदर आते हैं तो हम स्टार PTR यानी एक पॉइंटर ले रहे हैं, पॉइंटर टू क्लास डेटा टाइप। अब हम न्यू ऑपरेटर की मदद से एक हीप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसका, और उसका एड्रेस हम PTR को असाइन करवा रहे हैं। अब इस न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू नाम का डेटा मेंबर है और इसके अलावा और ऐसा कोई डेटा मेंबर नहीं है जिसको आप इसके अलावा कॉल कर सकें, या ऐसा कोई मेंबर फंक्शन भी नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर मौजूद है। अब आपने इस वैल्यू वाले डेटा मेंबर को पॉइंटर की मदद से एक्सेस करना है। तो आपने अभी ये जो PTR के अंदर मेमोरी रिजर्व करवाई है, इस PTR के आगे आप एरो ऑपरेटर लगाएं और आपको इसका ये डेटा मेंबर एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने इसको पब्लिक रखा हुआ है। अगर आपने ये प्राइवेट रखा होता तो फिर आपका ये एरर आ रहा होता। तो अब आपने सिंपल PTR के अंदर PTR एरो वैल्यू इसको 0 साइन करवा दी। अब इससे बाद आप आके इसको क्या कर रहे हैं, अब आप इसको प्लस प्लस कर रहे हैं। लेकिन अब कि आपने ये 2 पेरेंथेसिस लगाई हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें तो अगर आप ये पेरेंथेसिस ना लगाएं तो फिर क्या हो सकता है कि वो इसका आंसर आपको प्रॉपरली ना दे। क्यों? क्योंकि हमने बिल्कुल इस कोर्स के स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास एक एसोसिएटिविटी होती है और एक इसकी प्रेसिडेंस होती है। तो हमने इसकी प्रेसिडेंस को ओवरराइट करने के लिए हमने ये ब्रैकेट्स लगाई हैं ताकि हमारी इस वैल्यू को हम आसानी से इंक्रीमेंट कर सकें। फिर उसके बाद हम इस ऑपरेटर को डिलीट कर रहे हैं, हम इस पॉइंटर को डिलीट कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो रही है। तो आप जब इसकी आउटपुट देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जैसे ही हमने ये न्यू ऑपरेटर के साथ मेमोरी रिजर्व करवाई है, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर ये मैसेज हमने प्रिंट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड। इसके बाद हम वैल्यू के अंदर 0 साइन करवा रहे हैं और उसके बाद हम इस COUT के अंदर हम इसको इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, तो इस वजह से ये 1 प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद हम इसको डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट करने की वजह से इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि ये मैसेज प्रिंट कर देगा। अब आप एक काम कीजिए, आप इन ब्रैकेट्स को रिमूव करके इस प्रोग्राम को दोबारा चला कर देखिए। अब हम आते हैं नए टॉपिक की तरफ कि अगर आपने किसी इनसाइड डेटा फंक्शन को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है तो फिर आप कैसे करेंगे। इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी आप डेटा मेंबर के केस में कर रहे थे, यानी ये वही क्लास है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, और अब आप एक नए फंक्शन का इजाफा कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एंड प्रिंट, यानी वो अपने अंदर वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। अब इस केस के अंदर जब आप मेन के अंदर आएंगे तो आप एक पॉइंटर ले रहे हैं, पॉइंटर टू क्लास डेटा टाइप, उसके अंदर आप न्यू ऑपरेटर से एक मेमोरी के अंदर एक डायनामिक मेमोरी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं और उसके वैल्यू वाले डेटा मेंबर को आप इस एरो ऑपरेटर की मदद से 1 कर रहे हैं, 1 का उस कर रहे हैं। और अब आप इसी PTR की मदद से इसके डेटा मेंबर के बाद डेटा फंक्शन मेंबर फंक्शन यानी इंक्रीमेंट एंड प्रिंट वाले को भी कॉल कर रहे हैं। तो अब आप एक्चुअली पॉइंटर की मदद से ना सिर्फ डेटा मेंबर्स को बल्कि मेंबर फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस पॉइंटर को डिलीट कर देंगे ताकि जो मेमोरी आपने हीप से लिया वो आप उसको वापस कर दें। अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पहला मैसेज वही, जब कंस्ट्रक्ट होगा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड का आएगा, फिर वैल्यू इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू 2 कैसे आ गई? यहाँ तो आपने इसको 1 असाइन करवाया है, लेकिन इस फंक्शन में आप एक्चुअली प्लस प्लस भी करवा रहे हैं, तो आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और उसके बाद जैसे इसका स्कोप आप इसको डिलीट ऑपरेटर लगाएंगे तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इस प्रोग्राम को चलाएं और वेरीफाई करें कि क्या यही आउटपुट आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने देखा आप अगर तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर खुद ब खुद दे देगा,
लेकिन अगर आप खुद एक कंस्ट्रक्टर दे देते हैं तो फिर आप वो कंपाइलर वो कंस्ट्रक्टर नहीं देता। अब आपके पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप अपने सारे के सारे डेटा मेंबर्स को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करना चाहें, तो आप उनको अपने कंस्ट्रक्टर में रख दें कि वो उनको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दें। लेकिन कभी कभी आप कहेंगे कि एक प्री डिफाइंड वैल्यू है जिससे आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक और कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा जिसकी पेरेंथेसिस होंगी और उन पेरेंथेसिस के अंदर वो कोई ना कोई पैरामीटर ले रहा होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आप उन दो या दो से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर जो आपने अपने प्रोग्राम में लिखे हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनाने का अंदाज है वो कंपाइलर को हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक क्लास बनाई जिसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर रखा जो कि कोई था, यानी ये उसका वो कंस्ट्रक्टर है जिसकी कोई पेरेंथेसिस नहीं, तो ये एक तरह का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका बन गया। एक दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने रखा जो कि एक इंटीजर वैल्यू v ले रहा था इससे, और इनसाइड वो जाके अपने डेटा मेंबर वैल्यू को v से इनिशियलाइज कर रहा था और साथ ही मैसेज प्रिंट कर रहा था कि अब दूसरे मेथड से हमने ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर दिया। और फिर उसके बाद हमने एक डिस्ट्रक्टर रखा जिसने सिंपल ये मैसेज प्रिंट किया कि हमने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इंक्रीमेंट और प्रिंट का फंक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसा पिछले प्रोग्राम में था। अब आते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं, ptr1 ptr2, और ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं क्लास डेटा टाइप को। ptr1 के अंदर हमने सिंपल न्यू ऑपरेटर के साथ क्लास लिखा, यानी हमने डेटा टाइप का नाम लिखा। हमें हीप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बन के उसका एड्रेस रिटर्न हो गया जो कि हमने ptr1 में रख दिया। लेकिन अब ज़रा देखिए हम ptr2 को किस तरह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम न्यू ऑपरेटर, लेकिन क्लास के बाद पेरेंथेसिस के अंदर 2 भी लिख रहे हैं। तो कंपाइलर जब देखेगा कि मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, उनमें से एक कोई पैरामीटर नहीं ले रहा और दूसरा पैरामीटर ले रहा है, तो वो ऑब्वियसली इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा तो उसके वैल्यू वाले जो उसका डेटा मेंबर है उसके अंदर 2 आ चुका होगा। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आपको यहाँ से भी आउटपुट नज़र आना शुरू हो जाएगी कि जैसे ही पहले ptr1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो साथ नंबर 1 मेथड यानी ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और जैसे ही हमने ये दूसरा पेरेंथेसिस वाला ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारे पास दूसरा कंस्ट्रक्टर यानी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड नंबर 2 वाला मेथड वाला हमारे पास प्रिंटिंग हो जाएगी। अब उसके बाद हम सिंपल उसी पुराने सिंटैक्स से जो हमने अभी देखा है कि हमने पॉइंटर से जब हमने कोई वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो हम डॉट ऑपरेटर नहीं लगाते, हम एरो ऑपरेटर लगाते हैं। तो हमने इस एरो ऑपरेटर की मदद से इसकी वैल्यू को 1 किया, फिर ptr1 से हमने उसके मेंबर फंक्शन और प्रिंट को कॉल किया, और फिर उसके बाद हमने दूसरे पॉइंटर को लेके उसकी इंक्रीमेंट और प्रिंट को कॉल किया। अब देखिए होगा क्या, जब हमारी इंक्रीमेंट और प्रिंटिंग वाला मैसेज कॉल होगा ptr1 के लिए तो वैल्यू 2 प्रिंट होगी। ज़रा इसको वेरीफाई करें क्यों 2 प्रिंट होगी। क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को 1 से भी ऊपर वाली लाइन में इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जब हम इसको इंक्रीमेंट और प्रिंट कर रहे हैं तो वो एक्चुअली अपने इनसाइड जाके इसको प्लस प्लस कर रहा है, तो वो 1 से वैल्यू 2 हो चुकी होगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंटर की तरफ। अब दूसरा पॉइंटर जब स्टार्ट होगा तो याद रहे हमने इसको शुरू में 2 का पैरामीटर दिया था, उस 2 के पैरामीटर को कंस्ट्रक्टर ने जाके वैल्यू के अंदर रखवा दिया था। अब एक्चुअली इसके अंदर वैल्यू की जो असल क्वांटिटी है वो उसके अंदर 2 पड़ा हुआ। अब आए जब इसका इंक्रीमेंट और प्रिंट कॉल होगा तो वो उस 2 को दोबारा प्लस प्लस करेगा तो उसको 3 बना देगा, तो ये 3 इसलिए प्रिंट हुआ है। फिर उसके बाद हम इसको डिलीट पॉइंटर्स को बारी बारी, ताकि जो जगह हमने रिजर्व करवाई थी मेमोरी पे हीप के ऊपर वो हम उसको वापस कर सकें। तो जैसे ही ये इसकी हमारे पास यानी इसका स्कोप ख़त्म होगा या इसको जब हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिव के 2 मैसेज आएंगे। और आपको ये बताने के लिए कि ये दोनों बिल्कुल उल्ट अंदाज में चलते हैं, ये जैसे आपने इन दोनों को कंस्ट्रक्ट किया था तो जो बाद वाला हुआ था उसका डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हो जाता है और जो पहले हुआ था उसका डिस्ट्रक्टर बाद में कॉल हो जाता है। यानी ये देखिए पहले ptr1 का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ptr2 का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन डिस्ट्रक्ट करते हुए चूँकि हमने ptr2 लिखा है तो पहले उसका कॉल हो रहा है और फिर ptr1 वाले का कॉल हो रहा है। इस प्रोग्राम को भी चला कर देखें और अपनी अंडरस्टैंडिंग देखें कि क्या आप इस पूरी चीज़ों को, इस आउटपुट को और इस प्रोग्राम को समझ पाए हैं। अब एक नई चीज़ है कि जब आप अपनी क्लासेस के अंदर पॉइंटर्स को रख लेते हैं मसले जन्म लेते हैं
कि जब तक आपने सिंपल वेरिएबल्स, इंटीजर, फ्लोट्स और डबल्स ये सब कुछ रखा हुआ है तब तक तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब जब आप पॉइंटर ले रहे हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर किसी मेमोरी का एड्रेस आना है। और फिर जब आप फर्दर जाके अपनी इस क्लासेस के 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर एक के अंदर अलग अलग इसकी अपनी कॉपीज़ मेंटेन होती हैं। लेकिन जब आप पॉइंटर्स प्रोवाइड कर देते हैं अपनी क्लास के अंदर तो फिर आपको ये 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, आपको मेमोरी डायनामिकली खुद डिलीट भी करनी पड़ेगी डिस्ट्रक्टर के अंदर। दूसरा, आपने अपने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। अब ये क्या चीज़ है? ये एक नया कॉन्सेप्ट है C++ के अंदर कि जब आप अपनी मर्ज़ी की डेटा टाइप बनाएंगे तो आपने उसके ऑपरेटर्स भी खुद ही डिफ़ाइन करने हैं इस जगह पे। अगर आपने एक असाइनमेंट लिखी है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू के साइन से होता है, अगर तो आपके केस में आपकी क्लास के अंदर पॉइंटर आ गया है तो अब आप उसका मीनिंग चेंज करेंगे। हो सकता है अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर रहे हो तो उनके बाकी सब चीज़ें तो ठीक कॉपी हो जाएं, लेकिन पॉइंटर्स के अंदर चूँकि एड्रेसेस पड़े होते हैं तो हो सकता है वो दोनों ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हों। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे तो ये चीज़ तब वाज़ेह होगी। और तीसरा, हम एक और चीज़ जिसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, हम उसे भी ओवरराइड करेंगे। अब जैसा कि आपको भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है इस डायग्राम के अंदर कि जब आपकी क्लासेस के अंदर पॉइंटर्स आ जाते हैं तो फिर कुछ गलतियां भी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और उन गलतियों की वजह से आपके मेमोरी लीक्स के इश्यूज आ सकते हैं। अब ये मेमोरी लीक्स क्या है? मेमोरी लीक्स उस कंडीशन का नाम है जिसके अंदर आप मेमोरी रिजर्व तो किए जा रहे हैं लेकिन सिस्टम को वापस नहीं कर रहे। यानी आपने न्यू ऑपरेटर लिख लिया लेकिन उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग डिलीट ऑपरेटर आपने अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं नहीं लिखा। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप अपने प्रोग्राम्स के लिए मेमोरी रिजर्व करवाते चले जा रहे हैं लेकिन सिस्टम को वापस नहीं कर रहे। और एक वक्त ऐसा कि आपकी ढेर सारी मेमोरी आप रिज़र्व करवा चुके हैं लेकिन आपने उसको वापस नहीं किया हुआ और आपने उसका रिकॉर्ड भी नहीं रखा हुआ कि मैंने वो कहाँ इस्तेमाल की थी और कहाँ उनकी ज़रूरत ख़त्म हुई। तो उससे वो सारी की सारी मेमोरी यूजेबल दोबारा नहीं रहेगी। इस एग्जांपल को देखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसकी ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो जाएगी। ये क्लास है जिसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर रखा है जो कि एक वैल्यू को ले रहा है और वो अपने इनसाइड वैल्यू के अंदर क्या क्या ले रहा है? वो न्यू इंटीजर्स ले रहा है। अब एक्चुअली होना तो ये चाहिए था। अब देखिए ज़रा वैल्यू क्या चीज़ है और वैल क्या चीज़ है, ज़रा गौर करें। वैल्यू इस केस के अंदर एक पॉइंटर है, इंट स्टार वैल्यू। कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू ले रहा है और उस वैल्यू वैल यानी उस वैल को आप साइज़ कंसीडर कर लें, यानी ये उतने साइज़ की इंटीजर अरे ले रहा है एक्चुअली और उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है वैल्यू के अंदर। इस प्रोग्राम को एक क्लास है जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि एक वैल इनपुट ले रहा है जो इंटीजर है और अपने इनसाइड एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर नई जगह रिजर्व करवा रहा है उस वैल के बराबर जो कि इसने अभी पैरामीटर में लिया है। आप इस वैल को साइज़ भी कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही एक मैसेज प्रिंट होता है कि एलोकेशन, साथ उसका मैसेज यानी कितनी वैल्यू प्रिंट हुई है और इस साथ मैसेज आ जाएगा कि डन, कि इतनी मैंने चीज़ें रिजर्व करवा ली हैं मेमोरी के अंदर। अब आप एक फंक्शन लिखें मेक अ लीक के नाम से। अब ये डेडिकेटेड हमने नाम इसका इसलिए लिखा है कि हम इस फंक्शन के अंदर सिर्फ चीज़ें जो हैं वो रखवाएंगे लेकिन हम डिलीट नहीं करेंगे। अब आप सिंपल क्या करते हैं, आप उस क्लास के ऐसे 1000 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब ये जैसे 1000 आपने दिया तो ये जाएगा इस वैल के अंदर और फिर क्या होगा कि न्यू इंट और यहाँ पे 1000 रिप्लेस हो जाएगा। तो 1000 एलिमेंट्स की एक अरे मेमोरी के ऊपर, डायनामिक मेमोरी के ऊपर एलोकेट होगी और उसका एड्रेस वैल्यू के अंदर आ जाएगा। मेन के अंदर आपने इस फंक्शन को कॉल किया लेकिन कहीं आपको डिलीट ऑपरेटर नज़र आया नहीं। इस पूरे प्रोग्राम में आपको कहीं डिलीट ऑपरेटर नज़र नहीं आया। तो उसकी वजह यह है कि आपने जस्ट इस प्रोग्राम में मेमोरी को रिज़र्व करवाया लेकिन सिस्टम को वापस नहीं किया। तो इसके नतीजे में आपके ये जो 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं ये सिर्फ रिज़र्व होंगे और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होने के बाद चूँकि आपने इनको कहीं पे भी इनको वापस नहीं किया सिस्टम को, तो ये मेमोरी कंसीडर होगी कि अभी आप ही के पास है। तो अगर आपने ऑटोमेटिक वेरिएबल रखे होते तो जैसे ही मेन का स्कोप ख़त्म हुआ मेन फंक्शन का, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता। लेकिन चूँकि आपने इसको खुद आपने हीप पे लिया है तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये जो मेक लीक वाला फंक्शन है ये आपने इसको अगर ये मेक फंक्शन वाला अगर आपने सिंपल इसको स्टैक पे किया होता तो फिर ये खुद ब खुद मेमोरी वापस हो जाती। लेकिन अब चूँकि आपने हीप पे लिया है इसलिए
खुद ब खुद वापस करनी पड़ेगी। और अगर आप ये वापस नहीं करेंगे तो ये सारी की सारी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि सिस्टम को कोई और जगह मिलेगी ही नहीं कि रखवाने की। वो कहेगा कि मेरे पास मेमोरी नहीं है।